में बहुत विचार करने वाली बात है। नालंदा, मैं जब नालंदा गया, दूसरी बार या तीसरी बार गया, तो एक छोटा किताब था, वो खरीदा, पढ़ा, तो उसमें एक लाइन थी, नालंदा नाम का नाग था, केवल एक सेंटेंस था। तो मुझे समझ में आया कि नालंदा ये जो नाम है, कोई व्यक्ति संपन्न रहा होगा और उसके पास बहुत बड़ी जमीन रही होगी, पैसे वाला रहा होगा, और ये जमीन उसने दान दिया होगा, इस वजह से उसका नाम जो है नालंदा पड़ा होगा, क्योंकि वो एक सेंटेंस से मुझे ये बात समझ में आई। ये जो मुचलिंद नाग, अगर आप गया में जाओगे, बोध गया में, तो उसको सांप दिखाया गया। ये जितने नाग है ये सांप नहीं है। बुद्ध की मूर्तियों के ऊपर कहीं कहीं ऐसा छत्र धारण किया हुआ नागों का दिखाई देता है। कई बुद्ध की मूर्तियां हैं जहां नागों ने छत्र धारण किया हुआ है। तो छत्र धारण किया हुआ है, इसका एक अर्थ यह होता है कि नागों ने बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया, ऐसा एक अर्थ निकलता है छत्र धारण करने का। देखो शब्द, देखो जो पुरातत्व होता है, मैं पुरातत्व का ज्ञानी नहीं हूं, मगर मैं सारे विषयों का थोड़ा अभ्यास करते रहता हूँ। इतिहास मेरा बहुत प्रिय विषय है, और इतिहास से आगे इंडोलॉजी जिसे प्राच्य विद्या कहते हैं, उसको हिंदी में इंडोलॉजी को प्राच्य विद्या कहते हैं। तो ये प्राच्य विद्या की बातें हैं जो मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। तो ये बातें जो है, इससे हमें अपना इतिहास जो है वो पता चलता है, इससे जानकारी मिलती है, इससे समझ में आता है कि इन्होंने, ये नागों ने बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया था। तो ये ऐतिहासिक बात है, ये हिस्टोरिकल बात है। और नाग लोगों का जो साम्राज्य था वो अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से आगे भी फैला हुआ था। तो मैं कभी भी जो मौर्यों का जो नक्शा है ना, भारत का मौर्यकालीन, जब आप पढ़ो आपको मौर्यकालीन भारत का नक्शा, तो उसमें अफगानिस्तान मौर्यकालीन भारत में दिखाई देता है। तो अगर अफगानिस्तान का कोई आदमी आज के तारीख में भारत में निवास करता है तो मैं उसको भारतीय ही मानता हूँ। ब्राह्मण उसको विदेशी कह सकते हैं, मगर वो विदेशी नहीं है। तो ब्राह्मणों की वजह से ये भारत का नक्शा जो छोटा हो गया, मौर्य का जो इतना विशाल भारत था, वो तो ब्राह्मणों की वजह से छोटा हो गया। भारत का जो भौगोलिक नक्शा है वो जो छोटा हो गया, वो ब्राह्मणों की वजह से हो गया। इस वजह से ब्राह्मणों पर देशद्रोह का आरोप लगाया जा सकता है। मैं अभी लगा नहीं रहा हूं, मगर लगाया जा सकता है। क्योंकि कभी कभी मैं सोचता हूं कि जो देश के मूल निवासी ही नहीं है, उस पर देशद्रोह का आरोप कैसे लगाऊं? कभी कभी ये भी मेरे दिमाग में आ जाता है। तो इसलिए मैं दुविधा में फंसा हुआ कि देशद्रोह का आरोप लगाऊं कि नहीं लगाऊं। अब जब ये मूल निवासी ही नहीं है तो देशद्रोह का आरोप लग नहीं सकता, कुछ और लगाना पड़ेगा। उससे बड़ा क्या है? उससे बड़ा आरोप है तुम मूल निवासी नहीं हो। देशद्रोह से बड़ा आरोप है ये देशद्रोह से ज्यादा बड़ा आरोप है, और उससे बहुत डर लगता है उनको। जब हमारा एक आदमी काम ले, ब्राह्मण को जय भीम कहता था, जय भीम देशपांडे साहब, जय भीम कुलकर्णी साहब, तो काही जय भीम म्हणत नव्हते तो ब्राह्मण। एक दिवस त्या कांबळेनी त्या देशपांडेला आणि कुलकर्णीला म्हटले, जय मूल्यमासी देशपांडे साहेब। दुसऱ्या दिवशी देशपांडे त्याच्याकडे आला, अरे कांबळे, बाबासाहेबांनी किती तुमच्यासाठी आयुष्य संपवलं आणि भुललात तुम्ही जय भीम म्हणणं। अलग लक्षात किती महत्वाची गोष्ट सांगतोय। त्याला वाटलं चायला जय भीम ठीक आहे, जय मूल्यमासी भयंकर।
हे आमच्या लोकांना, बऱ्याच लोकांना समजत नाही. ते ब्राह्मणांना जे समजतं ना ते आमच्या लोकांना फार कमी समजते. लगेच ब्राह्मण दुसऱ्या दिवशी आला. अरे काय बाबासाहेबांनी आयुष्य झिजवलं आणि त्याचं नाव तू घेणं बंद करून टाकलं. तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसे हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बुद्ध के नाम के रेफरेंस में भी, बुद्ध के भी बहुत सारे ऐसे नाम, अमिताभ जो है ना, अमिताभ बच्चन, ये अमिताभ बुद्ध का नाम है. ये जितने भी बड़े, जब विदेश से कोई आता है ना तो प्रधानमंत्री फिर गांधी को हटा देते हैं, बुद्ध को रखते हैं. जब विदेशी मिलते आता है तो उस समय बातचीत करते वक्त बुद्ध की मूर्ति रखते हैं, क्योंकि उधर जो है ये रामायण के जो पात्र हैं या महाभारत के जो पात्र हैं उसको वो पौराणिक मानते हैं, और पौराणिक पात्रों को हिस्टोरिकल नहीं मानने की परंपरा है विदेश में. वो हिस्टोरिकल नहीं मानते. तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दशरथ जातक में जो राम है वो बोधिसत्व राम है. दशरथ जातक में जो राम है वो बोधिसत्व राम है. तो ये हम लोगों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जानने और समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ. जब कोई आदमी मर जाता है तो महाराष्ट्र में और कई जगह जो पीछे चलने वाले लोग हैं वो उसको कहते हैं राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, ऐसा कहते. बंगाल में मैंने देखा, बंगाल में ऐसा नहीं कहते. बंगाल में लोग बोलते हैं हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, वहाँ हरि बोल बोलते हैं. तो फिर हमारी चर्चा हुई तो पता चला हरि भी बुद्ध का एक नाम है. तो ये परंपराएं किस तरह से हमारे जीवन में, हमारे आचरण में बहुत सारी, और ये जो पंढरपुर के साथ जुड़ा हुआ जो लिटरेचर लिखा जाता है उसमें हरि शब्द आता है, हरि भक्त पराय ऐसा शब्द आता है. तो जो वो जो नामदेव थे, संत नामदेव, वो उस मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाते थे. गर्भगृह में उन्होंने खुद मूर्ति अपने आंखों से देखी. नामदेव ने अपने आंखों से देखी. अपने आंखों से जो देखा वो उसका अभंग लिखा. आंखों देखा तो वो आंखों देखा जो लिखा उसके आधार पर अभंग लिखा. तो उसमें उन्होंने लिखा बुद्ध, बुद्ध लिखा हुआ है. तो इस तरह से ऐसी बहुत सारी बातें यदि हम लोग समझते हैं, जानते हैं. अभी एक रामायण में कथा है. राम जब 14 साल का वनवास भोग कर जब अयोध्या आए तो अयोध्या वासियों ने उनको दिए जलाकर उसका स्वागत किया. हिस्टोरिकल एविडेंस ये है कि बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब अपने कपिलवस्तु अपने गांव आए तो इतिहास में पहली बार, क्योंकि रामायण तो 800 साल बाद की कहा था, वो पहली बार सारे कपिलवस्तु के लोगों ने दिए जलाकर बुद्ध का, ये कहानी भी चुराई हुई है. अब कितनी चुराने की कहानियां आपको मैं बताते रहूं, आप थक जाओगे, मैं भी बोलते बोलते थक जाऊंगा. तो ये केवल चोरी का काम नहीं है, ये डाका डालने का काम है. तो इन लोगों की जो संस्कृति है जिसे वो बहुत महान कहते हैं, तो इसे महान नहीं कहा जा सकता. जिस संस्कृति ने छूने लायक लोग नहीं हैं ऐसे अछूत पैदा किए, फिर भी वो संस्कृति महान है. तो महान तो नहीं कहा जा सकता. जो फैक्ट्री बहुत बढ़िया होगी उसी से बढ़िया माल पैदा होगा.
अब अछूत जैसे घटिया लोग तुमने पैदा किए तो तुम्हारी फैक्ट्री साली बढ़िया कैसे हो सकती है? हैं? तो घटिया मानी जानी चाहिए। वो तो फैक्ट्री ही साली